जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नर जनन तंत्र जो पिछले कई वीडियो से पढ़ रहे थे, उसके अंत में आज हम नर जनन तंत्र से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था कि पुरुष का जनन तंत्र कैसा होता है, उसमें टेस्टिस का क्या काम है, पेनिस का क्या काम है, और शुक्राणु कहाँ पर बनता है, शुक्राणु वीर्य कब कहलाता है, और शुक्राणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका आकृति कैसा होता है, शुक्राणु के बारे में पूरा डिटेल से देखे थे। क्योंकि किसी भी पुरुष में मेल गैमिट शुक्राणु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और फीमेल में अंडाणु यानी फीमेल गैमिट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाकर रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और चाइल्ड का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक करके बहुत ही अच्छे से देखा था कई वीडियो के द्वारा। तो आज हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या हो जाती है जिसके कारण कभी कभी कोई पुरुष नपुंसकता का शिकार हो जाता है या उसे पिता बनने में समस्याएं आती है। तो उससे रिलेटेड कुछ बात हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज यहाँ पर फिर से एक बार ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, तो इसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि पिछले वीडियो में जो देखे थे उसका एक बार से रिवाइज हो जाए और माइंड में आ जाए कि आखिर शुक्राणु बनता कैसे है और शुक्राणु पास कैसे करता है। तो देखिए, ये पुरुष प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये टेस्टिस। ये टेस्टिस है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण जो है इसी वृषण के अंदर होता है। और कहाँ पर होता है उसका डिटेल से हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में देखे हैं, तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो ये टेस्टिस में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये टेस्टिस में शुक्राणु बनेगा तो फिर ये देखिए, इसके बगल में ही क्या है, पेनिस है यानी लिंग है, जिसको सिसन कहते हैं। तो इस लिंग से क्या होगा कि ये इजेकुलेटरी ये बाहर निकलेगा, इजेकुलेशन होगा, शरीर से बाहर निकलेगा। लेकिन टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस तक आने में उसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है, उसको कई स्टॉपेज है वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि जो शुक्राणु टेस्टिस में बना है उसको पूर्णतया मजबूत बनने में और सक्षम बनने के लिए, निषेचन के योग्य बनने के लिए उसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, शुक्राणु है और ये जो नली देख रहे हैं, एक पतली सी पाइप देख रहे हैं, ये नली, इसका नाम है वास डिफरेंस, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। इस नली होकर क्या होगा, जो सीमेन बाहर, ये शुक्राणु बाहर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब बाहर जाएगा तो ये रास्ते में ही एक वेसिकल है जिसका नाम है शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल से क्या होता है, उसमें फ्रुक्टोज को मिलाया जाता है। फ्रुक्टोज जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ है, ये उसको शुक्राणु को क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि जब ये फीमेल के शरीर के अंदर ये प्रवेश करे शुक्राणु, तो वहाँ पर उसको ये खाना की आपूर्ति करे, ऊर्जा दे, ताकि ये मरे नहीं। मरने से बचाने के लिए तो भोजन करना ज़रूरी है, और ये भोजन के रूप में फ्रुक्टोज सप्लाई कौन करता है, शुक्राशय। देखिए, यहाँ से जब शुक्राशय से ये भोजन लेकर जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए एक नली है, इधर से आता है, जो यूरिनरी ब्लैडर से आता है, यानी मूत्राशय से मूत्र की नली आएगी, और इधर से कौन नली आएगी, ये वास डिफरेंस की नली। दोनों जहाँ पर मिलती है वहीं पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से फिर दोनों पाइप एक हो जाता है। जैसे दो नदी, जैसे एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, दोनों आगे मिलकर एक हो गई। उसी ढंग से क्या होता है, यहाँ पर एक नली आई जो शुक्राणु लेकर आती है, एक पेशाब की नली है जो पेशाब लेकर आती है। लेकिन जब पेनिस से बाहर स्पर्म निकलता है तो वहाँ पर एक ही नली होता है, जिस नली से पेशाब भी बाहर निकलता है, यूरिन भी निकलता है और स्पर्म को भी बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ से क्या होता है, ये सीमेन बाहर निकलेगा। यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वो सीमेन कहलाएगा, और ये सीमेन निकलेगा पेनिस होकर, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और इसका डिटेल से एक एक चीज़ का हम लोग पिछले वीडियो में देखें, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है एक एक चीज़ का। तो चलिए आज हम लोग शुक्राणु से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या क्या समस्याएँ आती हैं उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये पहला है एस्पर्मिया। एक कंडीशन है जब स्पर्म बाहर नहीं निकलता, यानी सीमेन ही बाहर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब है सीमेन, जैसे कि अभी हम देखे थे कि यहाँ पर टेस्टिस में क्या हुआ, ये स्पर्म बना, टेस्टिस से निकला, ये वास डिफरेंस होते हुए, और जब पेनिस से बाहर निकला तो वो सीमेन कहलाता है। जब सीमेन का इजेकुलेशन ही नहीं हो, मतलब नो सीमेन, अब सीमेन जब बाहर नहीं निकलता है
तो कहने का मतलब है इरेक्शन, पेनिस में इरेक्शन तो होगा, पेनिस में करापन तो होगा, लेकिन पेनिस से जब सीमेन बाहर नहीं निकलेगा, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एस्पर्मिया कहेंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है। दूसरा है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होता है? नो स्पर्म इन सीमेन। कहने का मतलब है कि सीमेन तो बाहर, फ्लूइड बाहर निकलेगा जब पेनिस में इरेक्शन होगा, जब पेनिस में करापन होगा, जब व्यक्ति में, किसी पुरुष में सेक्स की इच्छा जगेगी, तो ड्यूरिंग सेक्स, यौन क्रिया के दौरान क्या होगा, उसके शरीर से सीमेन तो बाहर निकलेगा, लेकिन उसके अंदर, जैसे ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर ये तरल पदार्थ है, तो इसके अंदर जो सीमेन, ये मान लिया जाए कि सीमेन है, इस सीमेन के अंदर जो स्पर्म होना चाहिए वो स्पर्म नहीं है। अगर स्पर्म नहीं होगा तो क्या होगा? फिर संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, तभी जाकर वो जायगोट का निर्माण करेगा, और जायगोट ही बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा और वो फिर बच्चा का जन्म होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके सीमेन में स्पर्म ही नहीं है, तो इसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। अब क्यों स्पर्म नहीं है, क्या कंडीशन है, वो तो पूरा मेडिकल जांच के बाद पता चलेगा। जब आप किसी योग्य डॉक्टर से आप चिकित्सीय सलाह लेंगे, वो पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा आखिर कहाँ दिक्कत है। कहीं पे ब्लॉकेज की समस्या तो नहीं हो सकता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर ये टेस्टिस है, टेस्टिस में सीमेन, ये स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन ये ले जाने वाला जो पाइप है, जो वास्ट डिफरेंस है, उसी में कहीं पर ब्लॉकेज हो गया होगा, जिसके कारण स्पर्म बाहर, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि ये ब्लॉकेज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ तो सीमेन तो बन रहा है, स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन स्पर्म बाहर नहीं जा पा रहा है, और यहाँ जो सेमिनल वेस्किल सबका जो फ्लूइड था, प्रोस्टेट का फ्लूइड था, बल्बो इलेक्ट्रल ग्लैंड का जो फ्लूइड था, वो सब बाहर निकल रहा। तो तरल पदार्थ तो बाहर निकल रहा, लेकिन इसमें सीमेन की संख्या नहीं है, तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एजोस्पर्मिया। दूसरा होता है एनी एजुकुलेशन। एनी एजुकुलेशन का मतलब होता है कि जब इनेबिलिटी हो जाती है सीमेन के ट्रांसपोर्ट में। मान लिया जाए कि जो ये स्पर्म जिस होकर बाहर निकलेगा, सीमेन जिस होकर बाहर निकलेगा, जब उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको ले जाने में असक्षम हो जाएगा नली, तब उसको क्या कहेंगे? एनी इजेकुलेशन कहते हैं। ये कंडीशन है। अगला हम लोग देखते हैं रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति पेशाब करे और उसके पेशाब में जब सीमेन की मात्रा पाई जाए। अब ऐसा कैसे होगा? जैसे इसको फिर से समझिए कि रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि इधर से सीमेन निकलेगा। अब यहाँ से यहाँ से सीमेन आया। अब सीमेन आया तो फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक नली, इधर से जो पेशाब की नली है, मूत्र नली है, ये यहाँ से आया, तो यहाँ पर दोनों ज्वाइंट हो रहा है, और इसके बाद एक कॉमन डक्ट बाहर निकल रहा है। ये कॉमन डक्ट है, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्रमार्ग कह रहे हैं। अब क्या हो कि स्पर्म इधर आगे की ओर ना जाकर ये पीछे की यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये मूत्र की नली है, मूत्राशय है, इसी के अंदर घुस जाए। तब क्या होगा? जब जब पेशाब होगा तो फिर वो शुक्राणु बाहर पेशाब के द्वारा आएगा। आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति सहवास करेगा, जब मैथुन क्रिया करेगा, जब इंटरकोर्स करेगा, तो वहाँ पर तो इरेक्शन होगा पेनिस में, और इरेक्शन के दौरान सीमेन डिस्चार्ज होना चाहिए। तो वैसा ना होकर क्या हो रहा है कि जब पेशाब कर रहा है तो उस पेशाब की जो मात्रा है, यूरिन की मात्रा है, उसमें स्पर्म निकल रहा है, स्पर्म का कतरा निकल रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। इसमें क्या होता है कि सीमेन यूरिनरी ब्लैडर में घुस जाता है, और ये इरेक्शन के दौरान ये अंदर यूरिनरी ब्लैडर में घुस जाएगा, जिसके कारण ये समस्याएं आती है। अगला है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब हुआ कि जैसे पिछले वीडियो में भी हम इसकी चर्चा किए थे कि किसी भी व्यक्ति में स्पर्म की मात्रा 60% अच्छी खासी स्पर्म होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 40% स्पर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें मोबिलिटी हो, जिसमें क्या हो, वो गतिशील हो। अगर वो गतिशीलता नहीं होगी तो क्या होगा कि फिर वो अंडाणु से मिल नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे अंडाणु है, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे अंडाणु है,
और यहाँ पर क्या है, ये स्पर्म शुक्राणु है। तो ये अंडाणु से मिलने के लिए शुक्राणु जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, हेड, टेल, नेक, ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों नहीं है और उसमें टेल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टेल नहीं रहेगा तो फिर ये पूँछ के बिना तो कोई पूछ ही नहीं है, जो चलने में मदद करता है। अब मान लीजिए कि 40% से कम, लगभग 32% या उससे भी कम अगर स्पर्म में मोबिलिटी नहीं हो, मतलब उतना गतिशील स्पर्म नहीं हो, वीर शुक्राणुज है उतना गतिशील नहीं हो, लगभग 32% से कम, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब हुआ वो नपुंसकता की स्थिति हो गई। इसका इलाज कराना होगा, डॉक्टरी सलाह लेना होगा, और डॉक्टर की देखरेख में जब हम इलाज कराएंगे, अच्छे चिकित्सीय परामर्श लेंगे, तो क्या होगा कि फिर उस मोबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, और मोबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो स्वतः हम लोग पिता बन सकते हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब हुआ नो सीमेन। जब सीमेन का मतलब वीर्य, जब किसी व्यक्ति में वीर्य का रसस्खलन ही ना हो, मतलब इरेक्शन तो हो, पेनिस में करापन तो आए, लेकिन वीर्य जब बाहर नहीं निकले तो उसको क्या कहेंगे, एस्पर्मिया। दूसरा है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होगा, वीर्य तो बाहर निकलेगा लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा। शुक्राणु क्या होगा, ये नो नहीं होगा। वीर्य में शुक्राणु, बिना शुक्राणु का जब वीर्य बाहर निकलता है उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। तीसरा कंडीशन क्या है, एनी एजुकुलेशन। एनी एजुकुलेशन का मतलब हुआ इनेबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट सीमेन, मतलब जब ये वीर्य को बाहर ले जाने में सक्षम नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनी एजुकुलेशन। चौथा है रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। इसका मतलब हुआ स्पर्म इज डिटेक्टेड इन यूरिन, मतलब जब डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, जब स्पर्म का पता चलता है, यूरिन मतलब पेशाब, जब पेशाब में स्पर्म का पता चले कि पेशाब में जा रहा है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। इसका जैसे सीमेन इंटर्स इनटू ब्लैडर इन स्टेट ऑफ इमर्जिंग थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जब चरमोत्कर्ष पर होता है व्यक्ति, जब लगता है कि अब स्पर्म निकलने ही निकलने वाला है, उस कंडीशन में पेनिस से बाहर ना निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जब इंटर कर जाए। अब क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है या कोई समस्या है, क्या है वो तो जाँच करने के बाद पता चलेगा। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। और जो पांचवा कंडीशन है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया में क्या होता है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में जब 40% से कम स्पर्म की मोबिलिटी हो, गतिशील शुक्राणु की संख्या जब 40% से कम हो, लगभग 32% से कम हो जाएगा तो वो तो नपुंसकता का शिकार होगा। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एस्थेनोस्पर्मिया। तो ये लगभग हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, या कोई मेडिकल से जुड़े होंगे, या आप पैथोलॉजी लैब के पास जाएंगे तो वहाँ पर मालूम चलेगा कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इन सब समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई समस्या हो, या अपने जानकार जान पहचान के लोगों में अगर इस तरह की कोई समस्या आपको दिखे, जो नपुंसकता के शिकार हैं या बच्चा होने में समस्या हो रही है, तो अच्छे अनुभवी डॉक्टरों के पास जाएं ताकि सही इलाज हो सके और उसका सही चिकित्सीय निदान किया जा सके, ताकि उसे आगे का ज़िंदगी जीने में सहूलियत मिले और वो सही टाइम पर पिता बन सके। इन्हीं सब बातों के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।